भारत के 2/3 आबादी ये अपनी रोजी रोटी के लिए आज भी खेती पर ही निर्भर है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो जमीन से जुड़ी है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। 2/3। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के ज्यादातर घरों का चूल्हा आज भी खेतों में उगने वाली फसलों से ही जलता है। और यही वजह है कि खेती को यानी एग्रीकल्चर को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये जमीनी हकीकत में कैसे दिखती हैं? मतलब ऑन द ग्राउंड कैसा है सब? इसे समझने के लिए ना चलिए असम के एक छोटे से गांव में चलते हैं और एक परिवार की कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है रिंझा की दुनिया। यहां उसका परिवार क्या करता है? वो जंगल के एक छोटे से हिस्से को पहले साफ करता है, पेड़ पौधों को काटता है, उन्हें जलाता है और फिर जो राख बचती है ना, उसी राख पर अपने खाने के लिए अनाज उगाता है। और ये तरीका कोई नया नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। खेती के इस तरीके को टेक्निकली प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें सब कुछ नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल है जो शायद रिंझा के परिवार को भी नहीं पता होगी। वो ये कि कुछ सालों में जब इस जमीन की उपजाऊ शक्ति, इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो उन्हें सब कुछ छोड़कर एक नए जमीन के टुकड़े की तलाश में आगे बढ़ना होगा। तो रिंझा की कहानी तो बस एक छोटी सी झलक थी। अब चलिए जरा जूम आउट करते हैं, एक बड़े कैनवस पर देखते हैं कि आज पूरे भारत में खेती के वो 3 बड़े तरीके कौन-कौन से हैं। और ये भी देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग हैं। तो देखा जाए तो भारत की पूरी खेती इन्हीं 3 कैटेगरीज में बटी हुई है और हर तरीके की अपनी जमीन, अपनी तकनीक और हाँ, अपनी चुनौतियां भी हैं। अब आते हैं दूसरी किस्म पर, जो ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलती है। यहां आबादी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो विरासत का अधिकार होता है, मतलब जमीन बाप से बेटों में बंटती चली जाती है, उसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का टुकड़ा छोटा और छोटा होता जाता है। तो अब हर किसान की यही जद्दोजहद है कि उस नन्हे से टुकड़े से ज्यादा पैदावार कैसे की जाए। और फिर आती है खेती की तीसरी तस्वीर, जो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहां खेल सर्वाइवल का नहीं, प्रॉफिट का है। यहां मकसद अपना पेट भरना नहीं, बल्कि पैसा कमाना है। बड़ी बड़े फार्म्स, मॉडर्न बीज, केमिकल खाद, कीटनाशक, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बाजार में बेचने के लिए। तो दोनों में फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? एक तरफ है वो खेती जो बस जीने के लिए की जाती है, दूसरी तरफ वो जो मुनाफे के लिए। एक में पूरा परिवार मिलकर काम करता है, तो दूसरे में बाहर से लाए गए मजदूर। एक का आधार कुदरत है, तो दूसरे का पैसा और टेक्नोलॉजी। और कभी-कभी ना शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बोलती हैं, जैसे कि ये देखिए, एक तरफ है रिंझा का वो छोटा सा बिखरा हुआ सा खेत और दूसरी तरफ दक्षिण भारत का ये दूर दूर तक फैला एकदम ऑर्गेनाइज्ड केले का बागान। जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। खेती की इन अलग अलग तस्वीरों के बीच भारत एक बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय चुनौती का सामना कर रहा है। अब जरा इस गणित को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे देश में 83 करोड़ से ज्यादा की आबादी गांव में रहती है और खेती की जमीन है करीबन 25 करोड़ हेक्टेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम जमीन आती है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंका देता है। तो जब देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी थी, तो फिर इसका जवाब क्या निकाला गया? क्या किया गया? देखिए, आज़ादी के फौरन बाद से ही इस समस्या से निपटने की कोशिशें शुरू हो गई थी। भूमि सुधार हुए, फिर भूमि विकास कार्यक्रम आए, मतलब कई तरह की योजनाएं बनाई गईं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और शायद गेम चेंजिंग कदम था, वो थी हरित क्रांति यानी द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका फंडा बड़ा सिंपल था, एक पूरा पैकेज अपनाओ जिसमें बेहतर क्वालिटी के बीज हों, ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था हो और इन दोनों को मिलाकर पैदावार को कई गुना बढ़ा दो। वैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ ना एक सामाजिक हल निकालने की भी कोशिश हुई थी, जैसे भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इसमें कोशिश ये थी कि बड़े जमींदार अपनी मर्जी से अपनी कुछ जमीन उन किसानों को दान कर दें जिनके पास जमीन नहीं है। और हरित क्रांति ने कमाल तो कर दिया, देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट आया। ये जो समाधान था, ये भारत को एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल चौराहे पर ले आया। हाँ, जिस क्रांति से बहुत उम्मीदें थीं, जो एक वरदान बनकर आई थी, आज वो खुद विवादों में घिर गई है। इसने एक पुरानी समस्या तो हल कर दी, लेकिन कई नई और बड़ी समस्याएं पैदा भी कर दी।
इस बम्पर पैदावार की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। हुआ ये कि केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन की सेहत बिगड़ने लगी। ज्यादा सिंचाई के लिए जमीन के नीचे से इतना पानी खींचा गया कि वाटर लेवल गिरने लगा। इतना ही नहीं, अब हमारे किसानों को इंटरनेशनल मार्केट के तगड़े कंपटीशन का सामना भी करना पड़ रहा है। और जरा इन आंकड़ों पर भी एक नजर डालिए, ये कहानी को और साफ करते हैं। यहाँ इन आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है कि जहाँ इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट लगातार घट रही है। और ये सच मानिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो सवाल उठता है कि अब आगे का रास्ता क्या है? ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स का यही मानना है कि सिर्फ गेहूं और चावल उगाने से किसानों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। अब उन्हें फल, फूल और औषधीय पौधों जैसी ज्यादा मुनाफे वाली हाई वैल्यू फसलों की तरफ देखना होगा। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नए और बहुत पावरफुल शब्द की, जीन क्रांति। इसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी साइंस की मदद से ऐसे बीज तैयार करना जो हर तरह के मौसम, हर तरह की बीमारी का डटकर सामना कर सकें। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक रास्ता जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा कुदरत पर भरोसा करता है, और वो रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, यानी जैविक खेती। इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ताकि पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान न पहुंचे। तो घूम फिर के सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है, भारत अपने खेतों में भविष्य में क्या उगाएगा? क्या वो लैब में बने चमत्कारिक बीजों का रास्ता चुनेगा, या फिर प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने वाले तरीकों का? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि हम सबका, पूरे देश का भविष्य तय करेगा।